हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद एवं मगध साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि मगध साम्राज्य और महाजनपद का उदय कैसे हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि 6ठी शताब्दी सेंचुरी मिसी में एक धार्मिक क्रांति हुई। साथ ही साथ धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप इस समय समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति भी आई। इस समय लोहे का खोज हो चुका था और लोहे के खोज के फलस्वरूप कृषि भी जो था वो क्या हो गया, अब अस्थाई रूप से हो गया। जब कृषि अस्थाई हो गया तो लोग एक अस्थाई व्यवस्था बना के गाँव में, बस्ती में जन के रूप में बसने लगे और यही जन बाद में राज्य का रूप लेने लगा। बुद्ध के काल तक आते आते हम लोगों ने देखा कि ये जो था जन वो महाजनपद में कन्वर्ट होने लगा। तो आज हम बात करते हैं आज के अपने वीडियो सेशन में कि ये महाजनपद, सबसे पहले महाजनपद की बात करेंगे कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ और कितने महाजनपद थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस महाजनपद में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो कौन था, तो मगध साम्राज्य था। उसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि महाजनपद, ये हमारे भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ, उसमें 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र के अनुसार महाजनपद कितने थे, 16 थे। साथ ही साथ अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें, अगंतुर निकाय की बात करें, तो बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय में भी 16 राज्यों का ही उल्लेख किया गया है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर बताया गया। 16 राज्यों में जो भगवती सूत्र में 16 राज्य दिए गए हैं उससे कुछ डिफरेंस अगंतुर निकाय में देखने को मिलता है। अगंतुर निकाय में हमें 2 प्रकार के राज्य देखने को मिलते हैं, राजतंत्र और गणतंत्र, दोनों ही मिलता है। राजतंत्र जहाँ राजा का शासन होता था, गणतंत्र जहाँ गण या संघ का शासन होता था। तो अगंतुर निकाय में जो गणतंत्र मिला है उसमें वज्जी संघ और दूसरा हमारा मल, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट सबसे 4 इम्पॉर्टेंट जो राज थे महाजनपद में वो कौन थे। तो मगध से सर्वप्रथम, वत्स से, और तीसरा था कौशल व चौथा था अवंती। ये सबसे अत्यधिक शक्तिशाली राज था। मगध के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि महाजनपद कितने थे और उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। अर्थवेद में मगध का उल्लेख हमें मिलता है। तो पहले से भी हम बता चुके हैं कि 4 ही हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट शक्तिशाली राज्य हुए, मगध, वत्स, कौशल व अवंती। 16 महाजनपद जो थे, जो हमें अगंतुर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है, उसके राज्य कौन कौन से थे और उसकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले था काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। दूसरा कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तीसरा मगध, जिसकी राजधानी राजगीर थी। 5वां वज्जी, जिसकी राजधानी विदेह थी। 6ठा मल, जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। 7वां चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। 8वां हमारा हो गया वत्स, जिसकी राजधानी कौशंबी थी। 9वां हमारा हो गया कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, आज की दिल्ली। और 10वां हमारा हो गया पांचाल। पांचाल की 2 राजधानी थी, एक उत्तर की राजधानी और एक दक्षिण की राजधानी। उत्तर की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी कंबीवल थी। अब हम बात करते हैं 11वें नंबर मत्स्य राज्य की, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। 12वां राज्य जो था वो सूर्यसेन, मथुरा, आधुनिक यूपी में। और 13वां अश्मक, पोटन। और 14वां जो था अवंती, इसकी भी राजधानी अब 2 थी, उत्तर में अलग राजधानी थी और दक्षिणी में अलग राजधानी थी। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। 15वां गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। 16वां कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक थी। तो ये तो था हमारा 16 महाजनपद एवं उसकी राजधानियाँ। अब हम बात करते हैं कि बुद्धकालीन प्रमुख गणराज कौन थे। गणराज पहले से भी चर्चा करते आ रहे हैं, वैसा शासक जहाँ गण हो, जनता के द्वारा चुना हो, और या संघ के द्वारा चुना गया हो, यानी कि राजतंत्र ना हो, उसे हम गणराज कर रहे हैं। तो बुद्धकालीन जो प्रमुख गणराज थे उसमें सर्वप्रथम थे कपिलवस्तु के शाक्य। ये नेपाल में था। नेपाल के आधुनिक तिलोरा कोट को ये कपिलवस्तु के शाक्य के बारे में
आज की तिलोरा कोट कपिलवस्तु से संबंधित दिखता है, जान पड़ता है। दूसरा जो हमारा है गणराज है वो सुमात पर्वत के ये मल्ल राजा के था, मल्ल राजा का है। ये है मिर्ज़ापुर यूपी के पास में, और ये वत्सराज का पुत्र बोधि निवास यहाँ पे निवास करता था। यहाँ वत्स राजा का पुत्र जो था बोधि, वो यहाँ का शासक था। तीसरा जो हमारा बुद्धकालीन प्रमुख गणराज है वो है अलकप के बुली, ये मुजफ्फरपुर बिहार के पास में है बुली। और चौथा जो हमारा है केशपुत्र के कलाम, कौशल के पश्चिम में है। पांचवा जो है रामग्राम के कौलिये, ये गोरखपुर यूपी के पास में है। छठा जो हमारा है वो है कुशीनारा के मल, देवरिया जिला यूपी। सातवां पावा के मल, आधुनिक देवरिया पंडरौना, ये भी यूपी। आठवां पिपलीवन के मौर्य, ये भी यूपी में है, गोरखपुर के समीप। नौवां जो है वैशाली के लिच्छवी राजा, और ये बहुत ही शक्तिशाली गणराज था वैशाली का। यहाँ का राजा जो था वो चेटक था, जिसकी बहन से विवाह हुआ था, जिसकी बहन में महावीर की माता थी त्रिशला। इसके अलावा 10वां जो था मिथिला के विदेह, भागलपुर व दरभंगा के पास में। मगध साम्राज्य की हम बात करते हैं। हम लोग बुद्धकालीन हम लोग गणराज को देखा हम लोगों ने, और 16 महाजनपदों के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं कि जो सबसे शक्तिशाली गणराज था मगध साम्राज्य, उसका उदय कैसे हुआ। तो मगध साम्राज्य का हम लोगों ने पहले चर्चा किया प्रारंभ में ही कि अथर्ववेद में इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा महाभारत एवं पुराण में भी मगध साम्राज्य का जिक्र हो चुका है। इस ग्रंथ के अनुसार, यानी कि महाभारत एवं पुराण के अनुसार, सबसे प्राचीन शासक जो मगध के थे वो कौन थे? बृहदत्त थे। ये वही बृहदत्त थे जो जरासंध के पिता थे और वशु के पुत्र थे। आरंभिक राजधानी जो थी ये मगध की, वो क्या कहलाती थी? वशुमती, क्योंकि इसकी स्थापना किसने किया था? वशु ने किया था, या ग्रीव्रज के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि मगध साम्राज्य के कौन कौन से इम्पोर्टेंट शासक हुए। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट शासक है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, और तीसरा है हमारा नंद वंश। तो शिशुनाग वंश और नंद वंश को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज केवल हम बात करेंगे कि हर्यक वंश में कौन कौन से शासक हुए। हर्यक वंश का शासनकाल चला 544 BC से 412 BC तक। इसमें हर्यक वंश में 3 प्रमुख शासक हुए। पहला हमारा हो गया बिंबिसार, दूसरा हमारा हो गया अजातशत्रु, और तीसरा हमारा हो गया उदयन। अब इस वंश को हर्यक वंश क्यों कहा गया? तो इस काल के जितने भी शासक हुए, इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, इसीलिए इस काल को हम लोग हर्यक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पितृहंता वंश में बिंबिसार की बात करेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक एवं बुद्ध का क्या था? ये समकालीन था। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा जाता है। इसने 3 विवाह किया बिंबिसार ने। पहला विवाह जो इसने किया कौशल राज की पुत्री महाकौशल से किया, दूसरा वैशाली की चिलना से किया, और तीसरा पंजाब की मतकुल की क्षेमा से किया। इसके काल में एक वैद्य था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, जीवक, और इस वैद्य को उसने उज्जैन में भेजा प्रघोत के इलाज के लिए। प्रघोत को पीलिया रोग हो गया था, जॉन्डिस हो गया था। हालांकि प्रघोत उसका शत्रु था, लेकिन जब इससे पीलिया हुआ तो उसने अपना वहाँ वैद्य भेजा, और उसके बाद दोनों के बीच में मित्रता हो गई। इसकी राजधानी जो थी बिंबिसार की, वो थी राजगीर। तो सबसे पहले मगध की जो राजधानी बनी वो कहाँ बनी? राजगीर या ग्रीव्रज में। उसके बाद हर्यक वंश का द्वितीय शासक जो हुआ अजातशत्रु हुआ। ये काफ़ी फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। अजातशत्रु भी पितृहंता था, इसने भी अपने पिता की हत्या की, यानी कि बिंबिसार की हत्या करके ये क्या बैठा? गद्दी पे बैठा। ये अजातशत्रु जो था बौद्ध एवं जैन दोनों मत का पोषक था, यानी कि दोनों ही मतों को अपने राज्य में संरक्षण देता था। इसके शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई। राजगीर
के में जो स्तूप है ये अजातशत्रु का बनाया हुआ है, और साथ ही साथ इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति सप्तकर्णी गुफा के पास में राजगीर में हुआ। इसने एक यंत्र बनाया जिसमें पत्थर डाल के फेंक सकते थे। जैसे आधुनिक आज शस्त्र होता है फेंकने का, वैसा ही उसने क्या बनाया, यंत्र बनाया इसमें पत्थर डाल के वो दूर फेंका जा सके। तीसरा जो हर्यक वंश का शासक हुआ वो उदयन है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, और इसने अपनी राजधानी को पटना में शिफ्ट कर दिया। पाटलिपुत्रा में राजधानी बनाई, तो इसलिए फेमस है। इसके बाद हर्यक वंश के बाद हमारा 2 वंश और है मगध का, जो इम्पोर्टेंट है वो है शिशुनाग वंश, और तीसरा जो हमारा है वो है नंद वंश, जिसकी हत्या करके या जिसको गद्दी से उतार के अंत में मगध पे एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, और वो था मौर्य वंश का। तो ये दोनों शिशुनाग वंश और हम नंद वंश की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो सेशन हमारा लंबा हो रहा है। आई होप आप लोगों को महाजनपद एवं मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और इससे रिलेटेड बहुत सारी छोटी मोटी जानकारियाँ अभी तक हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इससे हम और थोड़ा डिटेल कवर करेंगे। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो रही है तो प्लीज़ आस्क मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.